जो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है बैंकिंग। बैंकिंग से पहले हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिनमें आता है आपका नेशनल इनकम। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग मनी। उसके बाद बैंकिंग भी जो है वो लगभग अपने आखिरी स्टेज पे ही चल रहा है। लगभग एक दो वीडियो में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2 वीडियो मुश्किल से लगेंगे, मुझे लगता है 2 वीडियो भी नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो तक आपका बैंकिंग भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज क्या पढ़ना है। आज से पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने पहले पढ़ लिया है बैंकिंग में। तो मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ाया कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से जनता से लोन लेती है और जनता से जमाए लेती है और जनता को लोन दे देती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएशन करती है। मनी क्रिएशन का मतलब बिना पैसों के पैसे बनाती है। बिना पैसों के पैसे कैसे बनाती है मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक में यदि कोई व्यक्ति जाके पैसा जमा करवाता है तो फिर उस पैसे को वो आगे लोन दे देती है। फिर जिस व्यक्ति को देती है उनका पैसा भी वापस घूम के कहाँ जाता है, उसी बैंक में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ता चला जाता है और असल में कोई पैसा जो है निकाल ही नहीं रहा होता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज रखा जाता है जैसे CRR कहते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आपको सही से जानना है तो आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैं तो वैसे ही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सा मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन जो बताया गया आपको। उसके बाद CRR क्या होता है और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं वो बताया। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी बताया। और उसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फिलहाल करंटली पिछले वीडियो में स्टार्ट हो चुका है। वैसे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसे कहा जाता है? मनी सप्लाई का मतलब कि मनी अवेलेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। कि किसी भी समय के बिंदु पर जितना भी मनी अवेलेबल है इन द मार्केट उसी कहा जाएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को आप क्रेडिट सप्लाई भी कह सकते हैं। अच्छा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता कौन है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आपका RBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का। तो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, नाम जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो कमर्शियल बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेंट्रल बैंक। अच्छा, तो किस प्रकार से क्या क्या हथियार हैं RBI के पास, कौन कौन से हथियार हैं जो मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करता है? यानी मार्केट में मनी कितना पहुंचाना है या मार्केट्स में मनी कितना कम करना है, ये सारे काम कौन करता है? RBI मार्केट में मनी कितना पहुंचाना है या फिर कितना कम करना है, इसलिए इसके लिए उसके पास 2 प्रकार के हथियार हैं। हथियार मतलब औजार। औजार जो है वो 2 प्रकार के औजार है। पहला औजार है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा औजार है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको 2 टॉपिक जो है वैसे समझा चुका हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। बैंक रेट ये समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में और रेपो रेट ये समझा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट और CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस मुझे ये समझाने हैं। बैंक रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो RBI है वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा और कमर्शियल बैंक जो है वो लोन का इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट का जो भी रेट परसेंटेज 10%, 5%, 20% जो भी पे करेगा ये क्या कहलाता है? बैंक रेट। ठीक है, RBI ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। जिस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा उसे क्या कहा जाएगा? बैंक रेट। अब इस बैंक रेट को कौन तय करता है? इस बैंक रेट को तय करता है RBI। ठीक है, तो RBI ने तय किया है बैंक रेट। RBI चाहे इसे 10% रख सकता है, 9% रख सकता है, व्हाटएवर जो भी रेट है वो RBI तय करता है कि मुझे कमर्शियल बैंक से कितना लोन पे ब्याज लेना है। अब RBI यदि बैंक रेट को बढ़ा दे, RBI यदि बैंक रेट को बढ़ा दे तो फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मार्केट में पैसों की कमी पड़ जाएगी। ये क्या बात हुई सुनी। अब बैंक जो कमर्शियल बैंक को RBI के पास गए लोन लेने के लिए। RBI ने कहा ठीक है भाई, इंटरेस्ट रेट जो है आज ज़्यादा हो गया है, तो बैंक लेंगे लोन RBI से? नहीं लेंगे, या लेंगे तो कम लेंगे।
जितना वो ले सकते थे उतना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। यदि ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो लोन कम कर लेंगे, ज़्यादा लोन नहीं ले। तो ऐसे स्थिति में जब कॉमर्शियल बैंक लोन ही कम ले रहे हैं आरबीआई से, तो आगे भी लोन कम देंगे, जनता को भी लोन कम देंगे। जब जनता को लोन कम देंगे तो जनता के पास पैसे भी कम पहुंचेंगे, यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ कहा है कि यदि बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेने से बचेंगे, आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, तो मार्केट में भी पैसा नहीं जा पहुंचेगा। जब मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा, मनी नहीं पहुंचेगा, सप्लाई कम हो गई, सीधी सी बात। यदि बैंक रेट को कम कर दिया जाए, ये कॉमर्शियल बैंक से कहा जाए आरबीआई के द्वारा कि भाई तुम ठीक है मुझसे लोन ले लो और मुझे 5% ही ब्याज दे देना, तो सारे कॉमर्शियल बैंक भाग भाग के जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि भाई हमें भी लोन दे दो, हमें भी लोन दे दो, हमें भी लोन दे दो, ऐसे है ना। फिर वो आरबीआई से लोन लेके आएंगे और वो मार्केट में लोन देंगे। जब आरबीआई से लोन लेके आएंगे और मार्केट में लोन देंगे तो मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यदि बैंक रेट को कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रेपो रेट भी वैसा ही होता है, बैंक रेट जैसा ही। रेपो रेट भी बैंक रेट जैसा ही होता है, बस रेपो रेट में सिक्योरिटी होती है और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और इसके बारे में डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियो देखें। तो रेपो रेट को यदि बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट भी वही रेट है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, बट थोड़ा सा फर्क है, इसमें सिक्योरिटी होता है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होता। तो यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को लोन यानी कॉमर्शियल बैंक को लोन कम मिलेगा, या फिर नहीं लेंगे कॉमर्शियल बैंक, बोले क्यों ले हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब रेपो रेट को घटा दिया जाए तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, तो रेपो रेट को बढ़ाने से मनी सप्लाई घट जाएगा, रेपो रेट को घटाने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जाएंगे लोन लेने के लिए और आगे भी ज़्यादा लोन दिया जाएगा इस प्रकार से। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है समझिए। ठीक है, ये आपका आरबीआई, हाँ बस, और ये कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बिल्कुल आरबीआई के सामने बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल बैंक के सामने हम लोग हैं। नॉर्मल बैंक के सामने हम लोग कैसे ट्रीट किए जाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम जाते हैं बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक है, और जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो बैंक से जाके लोन ले आते हैं। तो हम नॉर्मल बैंक के लिए एक प्रकार से कस्टमर है कि जाके बैंक में पैसा जमा करवाते हैं एक्स्ट्रा पैसे, और जरूरत पड़ती है तो लोन ले लेते। इसी प्रकार से आरबीआई के लिए कॉमर्शियल बैंक कस्टमर्स, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है तो आरबीआई उन्हें लोन दे देता है, और जब कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो लोन दे देता है कॉमर्शियल बैंक को, या फिर कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर देता है आरबीआई। ठीक है, अब ध्यान से, लोन पे ब्याज कौन पे करेगा? कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करेगा। और डिपॉजिट पे ब्याज कौन पे करेगा? आरबीआई इसको इंटरेस्ट देगा कॉमर्शियल बैंक को। भी कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे थे, कॉमर्शियल बैंक ने उठा के पैसा कहाँ जमा करवा दिया? आरबीआई में। तो आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर ब्याज दे। ठीक है, और कितना ब्याज देगा ये ब्याज भी तय कौन करता है?
RBI। तो यहाँ मैं लोन देने की बात नहीं कर रहा, यहाँ रिवर्स रेपो जो है वो यूज होता है डिपॉजिट के लिए। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो कमर्शियल बैंक उठा के RBI के पास जमा करवा देगा। तो जैसे आपको बैंक 4% ब्याज देता है, बैंक में आपके पास पैसे पड़े हैं तो 4% 3% ब्याज देता है। तो यदि कमर्शियल बैंक ने RBI के पास पैसे जमा करवाए तो RBI की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ब्याज दे। कितना दे दे ये तय करेगा। अच्छा, यदि ब्याज का रेट बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? जनता को पैसे नहीं देंगे, सारा का सारा कहाँ जमा करवा देंगे? RBI ने। ठीक है, यदि इंक्रीज कर दिया जाए रिवर्स रेपो रेट तो कमर्शियल बैंक जनता को पैसा नहीं देंगे उधार, वो पैसा किसको देंगे? RBI। तो ये जनता को पैसा नहीं जाएगा तो जनता के पास पैसों की कमी पड़ जाएगी, यानी मनी सप्लाई गिर जाएगा। यही बात लिखा है मैंने कि यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो डिक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो मनी है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा किसके पास? RBI के पास। रिवर्स रेपो रेट को यदि घटा दिया जाए तो फिर कमर्शियल बैंक जो RBI पे पास जमा करवाने से बचेंगे। बोले क्यों जमा करवाए, उसमें ब्याज कम मिल रहा है, कौन जाएगा? ठीक है, इससे बढ़िया जनता को दे दो, वहां से ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे का हिस्सा है कि CRR मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में, यदि आप चेक करेंगे जब मैं पढ़ा रहा था क्रेडिट क्रिएशन तो मैंने आपको बताया था कि CRR होता क्या है। तो CRR वो रेट होता है जिस रेट के बराबर कैश जितना भी डिपॉजिट है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, तो उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स तय किया गया परसेंटेज, उतना परसेंटेज आपको RBI के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली 4%, 5%, 10%, वॉटेवर जो भी RBI ने तय किया है वो। तो यदि RBI ने तय किया है 5% और किसी भी बैंक का, मैंने वो बताया था आपको एग्जाम्पल कि बंधन बैंक वाले कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, तो 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है तो उनके पास CRR कितना पड़ा होना चाहिए? 4% है। तो फॉर एग्जाम्पल 4% CRR है तो CRR कितना पड़ा होना चाहिए? CRR पड़ा होना चाहिए 4000 करोड़। ठीक है, तो 4000 करोड़ रुपए जो है बंधन बैंक वाले किसके पास जमा करवाएंगे? RBI के पास। ये CRR। यदि CRR बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास जमा करवाना पड़ेगा? RBI के पास। तो फिर जनता के पास जनता को लोन देने के लिए पैसे की कमी पड़ेगी, तो मनी सप्लाई अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी CRR बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट क्रिएशन गिर जाता है क्योंकि लोन कम दे पाएगी, और CRR घटा दिया जाए तो फिर जनता को लोन ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें RBI के पास तो कम रखना है तो जनता को लोन ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, यानी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो CRR यदि बढ़ जाए तो डिक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि आपके कमर्शियल बैंक को RBI के पास पैसे ज़्यादा जमा करने पड़ते हैं CRR के मुताबिक। CRR बढ़ गया है तो उतना ही ज़्यादा जमा करना पड़ेगा ना। अरे CRR घट जाए तो कम ही % जमा करवाना पड़ेगा RBI के पास, तो आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं लोन देने के लिए, तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसलिए कि यदि कोई इमरजेंसी आए जिसमें कि लोग जो है वो पैसा निकालने आ जाए सारे के सारे, तो फिर आप उनको पैसे कहाँ से दोगे? पीछे क्या रिजर्व होता है। अच्छा सुनिए, SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मैं टॉपिक में लिखवाऊंगा इसको अलग से। तीन जगह पे इन्वेस्ट करना है RBI के अनुसार कि कुछ फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन 3 रूप में होनी चाहिए। मतलब सुनिए,
आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई हम जब कभी भी चेक करने आए तुम्हारे एसेट्स, तो हमें तुम्हारे एसेट्स में 3 रूप में इतने % इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, यानी 3 रूप के इन्वेस्टमेंट इतने मिलने चाहिए। यानी कौन कौन सी जगह 3 इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो आरबीआई ने कहा है उसमें करने पे उसे एसएलआर माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसएलआर तय कर दिया गया है 20%। इसका मतलब टोटल एसेट्स का 20%, टोटल एसेट्स का 20% इन 3 फॉर्म में होना चाहिए। किसी बैंक की बैलेंस शीट में 5 लाख करोड़ है बैलेंस शीट का टोटल, तो उसका 20% यानी 1 लाख करोड़ इन 3 फॉर्म में होना चाहिए। असेट साइड में ये 3 चीज का टोटल कम से कम 20% बनना चाहिए टोटल एसेट्स का। वो 3 चीज क्या है? कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। इन 3 फॉर्म में आपको 20% असेट्स होल्ड करने हैं। यानी आपके बैलेंस शीट में जो असेट साइड है, इस असेट साइड का टोटल यदि 5 लाख करोड़ है, तो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग भी होगा, फर्नीचर भी होगा, फलाना भी होगा, ढिकाना भी होगा, अलग अलग चीजें होंगी। 3 चीजों का टोटल कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी, इन 3 चीजों का टोटल 20% के बराबर होना चाहिए, यानी 1 लाख करोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 20% क्यों होना चाहिए? ये एसएलआर आरबीआई ने तय किया। पक्का यही रहेगा? नहीं, ये चेंज होता रहता है, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो 20% मैंने एग्जांपल दिया है, तो जितना भी टोटल असेट्स है उसका 20% इन 3 में होना चाहिए, कैश में, गोल्ड में और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तीनों असेट्स जो है वो लिक्विड फॉर्म है। क्या है? लिक्विड फॉर्म, तरल। तरल उसे कहते हैं जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उन असेट्स को आप तरल कहते हैं जिन्हें आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैश तो ऑलरेडी कैश है, इसे क्या कैश में कन्वर्ट करना? चलो अच्छी बात है। गोल्ड बड़ी जल्दी बिक जाता है, तुरंत बिक जाएगा, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी यानी ऐसे शेयर्स, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो आसानी से बिक जाए। आसानी से जो बिक जाता है उसे कहते हैं अनएनकम्बर्ड। ऐसे शेयर्स, ऐसे बॉन्ड, ऐसे डिवेंचर्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए जो आसानी से बिक जाए। जो आसानी से बिक जाते हैं उसे कहते हैं अनएनकम्बर्ड, और जो आसानी से नहीं बिकते उनको कहते हैं एनकम्बर्ड। ऐसा क्यों? आसानी से बिकना, आसानी से, सुनिए, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जकड़न नहीं है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, वो कहीं पे उसके अगेंस्ट हमने कुछ लोन वगैरह नहीं दिया है, मतलब उस पर किसी और का भी दावा नहीं है। ठीक है, जैसे आपने गिरवी रखना नहीं रखा है, तो ऐसे सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं? अनएनकम्बर्ड, जिसको आपने गिरवी नहीं रखा। ठीक है, और ऐसे मान के चलो आपके पास सिक्योरिटीज है, कुछ शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अब आपने किसी से पैसे लेने थे उधार, तो आपने इस लोन को, इस शेयर्स को गिरवी रख दिया है, तो फिर ये इनकम्बर्ड हो गया, जकड़ गया। और यदि आपने इसे गिरवी नहीं रखा है, ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का किसी का कोई दूसरे व्यक्ति का कोई हक नहीं बनता है, तो उसे कहा जाएगा अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी। तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर यदि कोई चीज़ आप गिरवी रख देते हो तो उसे बेचने में दिक्कत होती है।
तो इन 3 फॉर्म में यदि आप रखते हो तो वो लिक्विड फॉर्म कहलाता है। और लिक्विड फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इतने % आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि SLR बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ रहेगा? इन 3 फॉर्म में। तो फिर जनता को लोन देने के लिए पैसे की कमी होगी, यानी कि मनी सप्लाई गिर जाए। ठीक है, और SLR को घटा दिया जाए, ये 20% का मैंने 10% ही कर दिया जाए, तो फिर आपके पास 90% बाकी है, दो दूसरे लोगों को लोन है। तो ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा आगे है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। RBI जो है गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को खरीद के और बेच के मार्केट से पैसा निकालता है या फिर मार्केट में पैसा निकालता है। मार्केट से पैसा निकालता है या फिर मार्केट में पैसा डालता है। कैसे? सुनिए, जब इसको लगता है कि मार्केट में महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे, तो RBI तुरंत मार्केट में बॉन्ड्स निकाल देता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का एक तरीका निकाल देता है, पर्चा निकाल देता है कि भाई ये पर्चा लो, पढ़ो, इसमें तुम हमें अभी 100 रुपये दो, हम तुम्हें 110 रुपये देंगे, 100% सिक्योरिटी के साथ, पैसा नहीं डूबेगा पक्का। तो लोग इन्वेस्ट कर देंगे ना। हाँ, तो ऐसे ही बॉन्ड मार्केट में बेचने लगता है RBI। ले लो बॉन्ड, ले लो बॉन्ड, ले लो बॉन्ड, ले लो। तो लोग बॉन्ड ले लेते हैं, अब पैसा किसको दे देते हैं? लो, उनके हाथ में पैसा कम हो गया, उनके हाथ में पैसा कम हो गया। जब उनके हाथ में पैसा कम हो गया तो सप्लाई क्या हो गई? गिर गई। तो RBI की चालाकी है, लोगों को बॉन्ड बेच देता है और पैसे ले लेता है, तो लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, यानी मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो सिक्योरिटी को बेच के ये मनी सप्लाई गिरा देता है। ठीक है, और जब सिक्योरिटी खरीदता है ये, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? अब जिन लोगों के पास सिक्योरिटी है उन लोगों से सिक्योरिटी खरीद ले। सुनिए, जिन लोगों के पास सिक्योरिटी है उन लोगों से सिक्योरिटी खरीद ले। लाओ भाई सिक्योरिटी दे दो मेरे को, तो पैसा ले लो। तो जनता के पास पैसा चला गया। जब जनता के पास पैसा चला गया, ठीक है, जब जनता के पास पैसा चला गया, सुनिए इधर देखिए, इधर जब जनता के पास पैसा चला गया, जनता के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है जब सिक्योरिटी खरीदता है RBI तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मात्रात्मक उपकरण। ठीक है, अब एक ऐसा बचा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो मैं आपको अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में बता दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर ओवर है। उम्मीद है ये जो भी आज पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इसको आप डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और यदि कुछ ऐसा समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसको समझने के लिए आपको पिछले वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।